नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा। खास खबर में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जेएनयू में जो हिंसा हुई है उसके बाद से अभी भी कई शहरों में छात्र जो संगठन है वो आमने सामने है। अहमदाबाद में भी एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्रों में हिंसक झड़प हुई है। तो उधर बात करें जेएनयू की, तो जेएनयू में पुलिस टीम जांच करने पहुंची और आज छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष सहित 19 जो छात्र है उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं कैंपस में इस घटना के बाद भाजपा और विपक्षी दलों में भी आरोप प्रत्यारोप बढ़ गया है। क्या है पूरा माजरा, जेएनयू को लेकर पेश एक रिपोर्ट। कैंपस सियासत के लिए अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, लेकिन रविवार को दिल्ली के जेएनयू में हुई हिंसक घटना शर्मसार करने वाली है। इसे कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। इस घटना के बाद वाम दलों सहित विपक्षी पार्टियों ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में कैंपस में नकाबपोश गुंडों ने छात्रों और शिक्षकों पर जमकर मारपीट की। इस घटना के बाद जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद सहित कई शहरों में छात्रों में हिंसक घटनाएं हुई है। भाजपा और एबीवीपी इस घटना के लिए वामपंथियों को दोषी बता रहे हैं। अमित शाह जी का एक विशाल जो मीटिंग हुई है यहाँ के 35,000 लोगों के साथ, उससे बौखलाए हुए लोग जो जेएनयू में हिंसा फैलाने का काम किए हैं और जो भी दोषी हो उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। जेएनयू की घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कैंपस में पहुंची। छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष सहित 19 पर मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे के बाद जावेद अख्तर ने केंद्र और पुलिस पर तंज कसते हुए ट्वीट जारी किया। वामपंथियों सहित विपक्षी दलों ने कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में गुंडों से छात्रों शिक्षकों को एक साजिश के तहत पिटवाया गया। दिल्ली पुलिस जो अमित शाह जी के नीचे आती है वो मूक दर्शक बनी बैठी है। मोदी जी और अमित शाह जी देश के छात्रों और युवाओं को इतना परेशान और उत्पीड़ित मत कीजिए कि पूरा देश आपके सामने खड़ा हो जाए। गुंडों पर लगाम लगाइए और उन्हें गिरफ्तार कीजिए, वरना देश के भविष्य का क्या होगा। आरोप प्रत्यारोप में ही पूरा मामला सिमट के रह गया, ये बड़े दुख की बात है। मुझे लगता है कि इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश आज देख रहा है कि नौजवान लोगों के ऊपर कारण कोई भी हो, लेकिन इस प्रकार से प्रहार हो रहा है, अटैक हो रहा है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, नहीं कर रही है, लोगों के अंदर संदेह पैदा हो रहा है, अनिश्चितता पैदा हो रही है। जेएनयू की अपनी एक छवि है। हाल ही में आर्थिक नोबेल पुरस्कार यही एक छात्र को मिला है और देश के विदेश मंत्री भी इस कैंपस की देन है। वर्षों तक इस कैंपस से देश को दिशा देने वाले कई छात्र निकले हैं, लेकिन इस घटना ने शर्मसार कर दिया। सियासी पारा कुछ भी कहता हो, लेकिन इस घटना ने पुलिस और प्रशासन के रवैये पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली, जहां सीसीटीवी कैमरे और चप्पे चप्पे पर पुलिस होने के बावजूद घंटों तक अगर कैंपस में हिंसा का ऐसा नंगा नाच किया जाए तो इसे सभ्य समाज और शिक्षा के मंदिर कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। और अब इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माकपा से भंवर सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं बीजेपी से शंकर गोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं कांग्रेस विचारक उपेंद्र राजपुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओमेंद्र धादी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का जन टीवी में स्वागत है सर। सबसे पहले हम कांग्रेस विचारक उपेंद्र राजपुरोहित जी के पास चलते हैं। राजपुरोहित जी, जेएनयू में जो दिल्ली में हिंसा हुई है उसके बाद से विपक्ष लगातार जो घटना है उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप केंद्र, माफ कीजिएगा, मोदी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह है उन्होंने ये साजिश के तहत जो जेएनयू पर हमला किया गया है। क्या कुछ जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, ये कहां तक चरितार्थ साबित हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आरोप लगाए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस प्रकार के प्रमाण है कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। यदि सोची समझी साजिश के तहत नहीं है
तो इसकी स्वतंत्र जांच करवानी चाहिए, चाहे सीबीआई से जांच करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वास्तव में वहां पर क्या घटना घटित हुई है। लेकिन जिस प्रकार से परिसर में घुस करके या परिसर के अंदर ही जो दल विशेष के युवा थे उनके द्वारा इस प्रकार से मारपीट करना कम से कम जेएनयू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को तो शोभा नहीं देता। एक सड़क पर होने वाली जैसी घटना है, ऐसी इस प्रकार की घटना यदि शिक्षा के मंदिर के अंदर घटित होती है तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक घटना हम इसको कहेंगे और इस पर अंकुश लगना चाहिए, जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी या दल से जुड़े हुए लोग क्यों न हो। शंकर गौरा जी के पास हम चलते हैं। शंकर जी, कांग्रेस है जो आरोप लगा रही है कि सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, कांग्रेस आरोप लगाना काम है कांग्रेस का, और मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, ये कह रही है कि ऐसी झड़प नहीं होनी चाहिए जी, और वास्तव में ऐसी झड़पें नहीं होनी चाहिए शिक्षा के मंदिर में। लेकिन आज अहमदाबाद में कांग्रेस के लोगों ने एबीवीपी के कार्यालय पे तोड़फोड़ करी है, पुणे में इनके कार्यकर्ताओं ने तो एबीवीपी कार्यालय पे तोड़फोड़ करी है, और ज्यादा दूर मत जाइए, कल राजस्थान विश्वविद्यालय में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पे इन्होंने उस समय अटैक कर दिया एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पे। फिर उसके बाद में गाली गलौज के जो इनके विश्वविद्यालय के इकाई के जो पदाधिकारी है उनके द्वारा मेरे मोबाइल में अभी भी गाली गलौज का वीडियो पड़ा है। ऐसे काम करने वाली कांग्रेस नसीहत नहीं दे तो अच्छा है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये बोलते हैं कैंपसों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, कैंपसों में राजनीति करने का काम करते हैं कांग्रेस। जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगे थे तो वहां उनको समर्थन देने कौन पहुंचा था? हर जगह जब भी कोई भी ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले समर्थन देने राहुल गांधी पहुंचती है, प्रियंका वाड्रा जी पहुंचती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस को खुद को आत्मचिंतन करना चाहिए। आप देखिए जिस प्रकार से ये घटना हुई है वो बिल्कुल ही निंदनीय है, और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री जी ने एलजी से बात करके उसके निर्देश भी दिए हैं। जी बिल्कुल शंकर गौरा जी, हम एक बार ओमेंद्र धादी जी के पास चलेंगे। ओमेंद्र धादी जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सोची समझी साजिश है, तो वहीं बीजेपी भी अपना पक्ष रख रही है। बात करें आज सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट ने कहा, युवाओं से एक अपील की है कि बैठे और मंथन करें ताकि इस तरीके की नौबत देखने को न मिले। बिल्कुल सही है पवन जी, मैं इस बात को मानता हूं कि विश्वविद्यालय में राजनीति का अड्डा नहीं बनना चाहिए, लेकिन साथ साथ में यह भी देखना चाहिए कि जो विभिन्न राजनीतिक दलों के अग्रिम संगठन है, छात्र संगठन है, उनमें भी एक मर्यादा की बात होनी चाहिए। अब यदि मानिए देश में ये जेएनयू में ये घटना घटी, इस घटना के बाद, इस जेएनयू की इस घटना के बाद में देश में विरोध होता है तो ठीक है, घटना का विरोध करना एक अलग चीज है, लेकिन इस बात को लेकर कश्मीर की आजादी के यदि पंपलेट लहराए जाते हैं तो बहुत ही निंदनीय सोचनीय विषय है। जो चीज है हम विषय से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो मामला है इसकी जांच होनी चाहिए और ठीक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और वहां के जो वीसीएन जगदीश जी, उन्होंने इस मामले में सरकार को एक निर्देश लेके कार्रवाई भी की है। लेकिन सबसे मुख्य बात यह आती है कि जब कुछ छात्र वहां फॉर्म भरने के लिए तैयार थे और ये जो सेमेस्टर की तैयारियां चल रही थी, तो क्या आवश्यकता पड़ गई थी उनको बाध्य करने के लिए कि सेमेस्टर के लिए पंजीयन नहीं हो? ये विवाद का असली जो कारण है, सेमेस्टर के लिए पंजीयन होने से विवाद शुरू हुआ है। अब हमें देखिए, किसी भी तनाव में या कोई भी बात होती है उसकी हमें जो मूल जड़ है उसमें जाना आवश्यक है। तो मूल जड़ में है कि जब आप सर्वर को डाउन करते हैं, छात्रों को उसकी पंजीयन कराने से रोकते हैं, तो ऐसी स्थिति में तनाव होना ही था। अब यदि मानिए, एक बात यह है कि मेरे वामपंथी मित्र भी यहां बैठे हैं, मैं सब आपके माध्यम से कई लोगों से जानना चाहूंगा, योगेंद्र यादव जी वहां क्या लेने के लिए गए थे? सीताराम येचुरी वहां क्यों थे? डी राजा वहां कैंपस में क्या कर रहे थे? ये सब बातें गंभीर प्रश्न के लिए सामने आती है कि देखिए, जब किसी राजनीतिक दल के मुखिया लोग वहां होंगे तो, और उसके बाद में यदि मानिए आप कैंपस में आप स्टूडेंट होते, एक बहुत अच्छी बात है। एक राजनीतिक दल का मुखिया, सीताराम येचुरी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक राजनीतिक दल के मुखिया है, और वो वहां जाके कैंपस में जाते हैं, उसके बाद ये घटना घटती है, तो ये सोचने वाली बात है। ओमेंद्र जी, एक बात यह भी है कि जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है।
आज वहां जो एक दल भी गया था और उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की थी और पुलिस भी वहां पहुंची और अध्यक्ष सहित करीब 9 जनों पर उन्होंने मामला दर्ज किया है, जिससे और भी जो विरोधाभास छात्रों में देखा जा रहा है। देखिए योगेश जी, देखिए पवन जी, बात यह है कि जामिया में यदि पुलिस जाती है तो बात आती है कि यह पुलिस क्यों आई। अब यह बात आती है कि पुलिस लेट क्यों आई, पुलिस के लिए। देखिए पुलिस, हम यदि कानून व्यवस्था में प्रश्न उठाएंगे तो हम किसी भी विश्वविद्यालय में अच्छा वातावरण नहीं बना सकते। मैं भी छात्र राजनीति में मैंने भी काम किया है, मैं भी एक अग्रिम संगठन का पदाधिकारी रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम छात्रों को अनुशासनहीनता के लिए धकेल दें। देखिए किसी भी संगठन में यदि राजनीतिक लोग हावी होंगे, राजनीतिज्ञ जिसमें आगे आएंगे तो निश्चित तनाव होगा। जेएनयू को लंबे समय से एक आतंक का गढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। यह मुख्य बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि जेएनयू में जब तक शांति व्यवस्था और ये अच्छे, अब मैं यहां आपका ध्यान इस में लाना चाहूंगा कि बहुत से छात्र ऐसे जो 50 साल की उम्र के भी वह छात्र हैं। एक हमें मापदंड तय करना पड़ेगा। देखिए शिक्षा के लिए हम कोई उम्र की बात नहीं कर सकते कि शिक्षा में कोई उम्र होनी चाहिए, शिक्षा कोई भी उम्र का व्यक्ति ले सकता है, लेकिन कई लोग तो वहां इसीलिए फेल होंगे, उनको हॉस्टल की सुविधा मिल जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय में सबसे पहले बात हुई थी ये शुल्क बढ़ाने की, फीस बढ़ाने की बात को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जेएनयू की जो फीस है, या तो सभी विश्वविद्यालयों की फीस वैसी हो जाए या बाकी अन्य विश्वविद्यालयों की फीस है वैसी जेएनयू की हो जाए। हमें कौन कौन मापदंड तो तय करने होंगे। जी बिल्कुल। दादी साहब, हम एक बार माकपा से भंवर सिंह शेखावत जी के पास भी चलते हैं। शेखावत जी, जो कांग्रेस सहित जो अन्य विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्होंने जो ये घटना हुई है जेएनयू, जो दिल्ली में जो हिंसा की घटना हुई है, उसको लेकर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसको लेकर जिम्मेदार ठहराया है, तो आपके हिसाब से ये कहां तक चरितार्थ साबित हो रही है? पवन जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा ओमेंदर जी एक स्वतंत्र पत्रकार नहीं, भाजपा के प्रवक्ता है और आज मुझे आपसे प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं बोला प्लीज, आप ये मुझे इंगित करेंगे। मैं बोल रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं। भंवर सिंह जी की भी सुनिए। इन्होंने कहा, पवन जी इनको कहे कि शांति से सुने, मैं जवाब दूंगा इनके पत्रकार महोदय के। इन्होंने कहा कि वहां और विपक्ष के पहुंचे, योगी राघव पहुंचे, सीताराम येचुरी पहुंचे, इनको ये नहीं पता बीजेपी के भी नेता पहुंचे वहां पर। कौन पहुंचे थे? बीजेपी के नेता भी पहुंचे। अरे नाम कर रहा हूं, अखबार कर लो। बीजेपी के नेता भी पहुंचे, बीजेपी के नेता भी पहुंचे, वहां सब दल के नेता पहुंचे, आप पार्टी के नेता भी पहुंचे, वहां पर बीजेपी के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, कोई नाम नहीं अरे भैया सुन ले रहे भाई, डायलॉग में बीच में नहीं बोला, नहीं बोलने नहीं दूंगा। बोलना जवाब में कुछ बोले मामले को ध्यान से सुनो। तो नहीं अब मैं आपको कहना चाह रहा हूं पवन जी, आप ध्यान से सुनो। हिंदू रक्षा दल ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है जी, और वो आरएसएस का उसका क्या है हिंदू इसका वीडियो मीडिया ने जारी किया, मैंने नहीं किया है। मेरा फोन देना भाई साहब, जरा बाहर से फोन दे दो, मैं बताऊं अभी इनको वीडियो। हिंदू रक्षा दल ने, मैं आपको भी भेज दूंगा अभी, योग्य यहां पर जो है हिंदू रक्षा दल ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है और उससे साफ पता चल रहा है कि पुलिस कैंपस के बाहर खड़ी थी और वो तमाशा देखती रही जब 200 गुंडे एंटर कर रहे थे। उन हथियारबंदों को रोका नहीं गया और उसके वीडियो चल रहे हैं, उनकी चैटिंग चल रही है कि आप इतने बजे पहुंचे, पुलिस हमारी है, वाइस चांसलर हमारा है, पुलिस वहां नहीं आएगी। और पूरा घटनाक्रम होने के बाद वीसी दिल्ली पुलिस को 7:45 बजे घटना की सूचना देता है कि हमारे कैंपस में जब वो गुंडे जा चुके थे। तो यह बात साफ जाहिर होती है कि बीजेपी के द्वारा यह प्रायोजित हमला था जो किया गया। वो चाहते हैं शिक्षा के मंत्री को बर्बाद करना, ये प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। आज दिल्ली के पास में जाइए, गुड़गांव में अशोका विश्वविद्यालय के अंदर जो प्राइवेट है, वहां पर बीए की फीस 21 लाख रुपए है। आज कौन बच्चा पढ़ सकता बीए में 21 लाख रुपए फीस दे करके? मैं आपको बताना, यहां पर शिक्षा को मुफ्त करने की मांग अगर कोई करता है तो वो देशद्रोही, वो टुकड़े टुकड़े के अंग बता दिए जाते हैं। ये अंग्रेज भी करते थे, जब भारतवासी अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे तो वो इडियट बोलते थे, नॉनसेंस बोलते थे, विद्रोही बोलते थे। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ रहते थे और अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करते थे। तो आज भी ये वही काम कर रहे हैं। इसी इनका यही हाल है, देश को बर्बाद करना चाहते हैं।
आज विदेश मंत्री, आज वित्त मंत्री दोनों जेएनयू से पढ़े लिखे हैं। देश के बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार विजेता जेएनयू से, बाकी कौन से विश्वविद्यालय से। आज ये जेएनयू को इसलिए बर्बाद करने जाते हैं, इनको पता ही नहीं है जेएनयू में पढ़ाई का सिस्टम क्या है, वहां किस तरह से सेमेस्टर चलता है। कोई कॉलेज की पढ़ाई नहीं है वहां पर स्वच्छंद विचारधारा है, वहां पर लोग चर्चा करते हैं, बात दुनिया मानती है। आज हमारे जेएनयू का अंतरराष्ट्रीय नाम है और किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। इसलिए इन लोगों को समझ नहीं है, उसको खत्म करने पर उतारू है। और ये कह रहे हैं शिक्षा में राजनीति नहीं। अरे सारे नेता वहीं से पैदा हो रहे हैं। देश के वित्त मंत्री वहां से है, विदेश मंत्री वहां से, अनेक राज्यों में नेता वहां से है, अनेक पार्टियों के नेता वहां से। शिक्षा से पहला स्तर है जहां से राजनीति शुरू होती है और वहां से होनी चाहिए। अगर बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए ये लोग लगातार जिस तरह से देश की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहे हैं, देश में जो हिंदू मुस्लिम का दंगा फैला रहे हैं लगातार, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आर्थिक मोर्चे पर फैल है। वो इस तरह के कारनामे देश में चला के अपने आप को बचाना चाहती है। आज के अखबार आप पढ़ेंगे, देश का उद्योगपति, हर विद्वान व्यक्ति आलोचना कर रहा है कि ये दंगे ठीक नहीं है, इस तरह के हमले ठीक नहीं है। और इसमें सीधा चेहरा आरएसएस का साफ हो चुका है, ये मैं कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल भंवर सिंह जी। और अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी योगेंद्र जी, जेएनयू मामले को लेकर जो माकपा, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई उन पर आरोप लगाया है कि जो ये साजिश है, ये सोची समझी साजिश है, सोची समझी साजिश के तहत ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और अभी भंवर सिंह शेखावत जी बता रहे थे कि हिंदू रक्षा दल ने इस चीज की जिम्मेदारी भी ली है। वो आरोप लगा रहे हैं कि वहां जो जेएनयू आरोप नहीं लगा रहा हूं, वीडियो मेरे पास, मैं दिखा दूंगा, मेरा फोन लिया है, मैं भी वीडियो दिखा देता हूँ, योगेंद्र वीडियो दिखा देता हूँ। चैनल का मेरा नहीं है वो। जी जी चलिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। सबसे बड़ी जो बात है, हमारा जो मकसद इस डिबेट में अलग अलग जो लोग हैं उनको बुलाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि देश में अराजकता का कोई स्थान नहीं है। आप अपना विरोध प्रदर्शन करिए, इसे कोई भी सभ्य समाज में उचित नहीं ठहरा सकता। और मैं तो कहूंगा कि कोई कहे नहीं कहे, कैंपस में या सरेआम कोई इस तरह से गुंडागर्दी करता है तो गुंडे क्या, बिल्कुल गुंडे हैं। और पुलिस और प्रशासन पे भी एक सवाल खड़ा होना चाहिए कि दिल्ली कैपिटल है और वहां पे इस तरह से अगर अराजकता घंटों तक चलती हो और पुलिस को पता नहीं चले, तो ऐसे निकम्मे अधिकारियों को जो टैक्स पेयर्स की पैसा से उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, उनको घर भेज देना चाहिए। कोई भी हो चाहिए। एक घटना के बाद में दूसरे छात्र संगठन आमने सामने हो रहे, क्या हासिल हो रहा है इससे? कहना क्या चाहते हैं इससे? कभी अहमदाबाद में उलझ रहे, कभी जयपुर में उलझ रहे, कहीं कहीं उलझ रहे हैं। ये अगर राजनीतिक अखाड़ा है तो आप कैंपस तय करिए दूसरे। यहां केवल पढ़ने वालों के लिए किसी की कोई जगह नहीं है। उन पेरेंट्स की पीड़ा को समझिए जो अपने बच्चों में देश का भविष्य, अपने प्रदेश का भविष्य, अपना भविष्य तलाश रहे हैं। वो गुंडागर्दी अराजकता के लिए नहीं गए हैं वहां पे। और हिंदू रक्षक दल जिसके तथाकथित अध्यक्ष कोई मिस्टर पिंकी चौधरी हैं, उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली है। हालांकि पुलिस अभी इस बात की छानबीन कर रही है कि कितनी सच्चाई उनके बयान में है। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी सस्ती लोकप्रियता ऐसे हथकंडों में भी अपनाने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि हिंसा की आड़ में भी अगर मेरा नाम रोशन होता है तो चलिए इसी के बहाने में हो सकता है एक पॉलिटिशियन बन जाऊं। इसमें कोई डाउट नहीं है, जेएनयू का अपना एक स्तर है। एस जयशंकर देश के विदेश मंत्री हैं, वो जेएनयू की देन है। वित्त मंत्री आज जो आर्थिक नोबेल पुरस्कार मिला है वह जेएनयू की ही एक जो पौध थी उसको मिला। तो ये नहीं कह सकते कि, मैं तो कहना चाहूंगा सिर्फ हमारा मकसद यही है कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कैंपस केवल पढ़ने के लिए होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए कैंपस में? वह राजनीति और सियासत की पहली सीढ़ी है जिससे योग्य नेता देश के अंदर बनकर के जाने चाहिए। लेकिन ऐसे गुंडों को कोई जगह नहीं है, वो चाहे किसी भी पार्टी या किसी भी विचारधारा से ताल्लुक रखते हो। बिल्कुल ठीक। हम ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल कहते हैं, और आप सबकी ओर से भी मैं कहूंगा, जन टीवी के दर्शकों की ओर से कहूंगा, वो गुंडे हैं, मवाली हैं जो लोग इस तरह के हथकंडे अपना करके अपने आप में एक हाइप पैदा करना चाहते हैं। पढ़ने का मंदिर है, पढ़ने देना चाहिए, इसके अलावा कोई ऐसा स्थान नहीं है। और देखिए आइडियोलॉजिकल है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन कैंपस की ऐसी घटना, इस पे सभी राजनीतिक दलों को गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे राजनीतिक दल, वो उस पर आरोप लगा रहा है, वो उस पर आरोप लगा रहा है। आप आरोप लगाइए, लेकिन ये भी मत होने दीजिए, कम से कम आप इस देश के
उस सियासत के गार्जियन है जो राजनीतिक दलों से ही चलती है। अगर यह सब चलेगा तो आप अंदाजा लगाइए देश किस दिशा में जा रहा है। हमारे पास में मुद्दे बहुत सारे हैं जिनसे उलझने की, जिन पे चर्चा करने की जरूरत है। दुर्भाग्य है कि आज जेएनयू की हिंसा पे हमें चर्चा करनी पड़ रही है। मैं उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। उमेंद्र जी, जिस तरह की हिंसा हुई और हिंसा के बाद में कई शहरों में एनएसयूआई एबीवीपी, एसएफआई एबीवीपी उलझ रहे हैं। मुझे लगता है मैं तो उन छात्रों से, छात्र नेताओं से संयम बरतने की सलाह दूंगा, अपील करूंगा कि कैंपस को इस तरह का हिंसा का रंगमंच मत बनाइए। अपने भविष्य की परवाह करिए, उन छात्रों के भविष्य के बारे में विचार करिए जो केवल यहां पढ़ने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार का माहौल हुआ है इसको कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा अच्छा हुआ है। ये वाकई में जितनी इसकी निंदा की जाए बहुत कम है, इसकी अधिक से अधिक निंदा की जानी चाहिए। लेकिन इस जेएनयू की घटना से राइट और लेफ्ट का जो एक नया वातावरण बना दिया, राइट और लेफ्ट के जो संगठन है जो अभी बना है, पहले विचारधाराओं की बातें होती थी कैंपस। मैंने खुद ने जेएनयू को देखा है, लेकिन अब तो पता नहीं क्या हो रहा है कि एक हाथ में पत्थर और दूसरे में लठ है। बिल्कुल से मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहूंगा कि जब विवेकानंद की मूर्ति का अपमान होता है, ये सब जो इस प्रकार की घटना हुई, मैं समझता हूँ कि अच्छा छात्र इन सब चीजों के लिए सहमत नहीं होगा और न वो चाहेगा। 9 फरवरी 2016 को कुछ नकाबपोश पहले भी इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में घुसे और तब भी उन्होंने हिंसक घटनाएं घटी और उसके बाद में कुछ लोगों ने नारा दिया कि भारत की बर्बादी का नारा दिया। एक विश्वविद्यालय के, एक शिक्षा के मंदिर से इस प्रकार की बात आती है तो बहुत चिंता वाली बात है और इसकी जितनी निंदा की जाए बिल्कुल। देखिए मैं आपको यह कहूंगा कि जब टुकड़े टुकड़े गैंग किसी संगठन में, किसी प्रांगण में सक्रिय हो जाती है तो चिंता की बात है। और यहाँ मैं एक बात जानना चाहूंगा, आप जर्नलिस्ट है, एटलीस्ट हमें तो नहीं बोलना चाहिए, टुकड़े टुकड़े गैंग कहां से निकला? क्या गैंग है टुकड़े टुकड़े? भाजपा का नारा है। सुनिए सर, विरोधियों को दबाने और जी एक बात प्लीज, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। इसलिए तो मैं कहता हूँ आरएसएस के मेंबर हैं। किसी मामले में जो व्यक्ति हाईलाइट हुआ, जो विवाद के कारण यानी आज तक सजा हुई किसी को, सुनिए सजा हुई किसी को, सुनिए मैं आपके बात में आ रहा हूँ। सुनिए उमेंद्र जी आप बोलिए, उमेंद्र जी आप बोलिए। हीरोइनों ने बनाया, आपने को आपने टिकट दिया, वो क्या था? नहीं ना टिकट आ गया ना, प्लीज आप एक बार सुनिए। सुनिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप कन्हैया पे सवाल मत उठाइए। एटलीस्ट किसी जर्नलिस्ट आपसे बहुत समझदार है कन्हैया। आप एक बार सुने, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। भंवर सिंह जी प्लीज हम एक बार पूछ लेते हैं, मैं सक्षम हूं सबसे सवाल करूंगा। आपके पास आऊंगा जब आप बोल। मैं ये कह रहा हूं, कोर्ट ने कन्हैया कुमार को क्लीन चिट दी उस केस के अंदर जिसके आप जिक्र कर रहे हैं कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग, जिसका आप नाम कर रहे हैं कि इसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। जिन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, कौन, मैं भी इसका खंडन करता हूं। ये किसको, कितनी आजादी देश के लिए किसको दे दी, किसने दे दी? लेकिन कन्हैया को क्लीन चिट कैंपस ने भी दी और कोर्ट ने भी दी। ये देखिए कहने से नहीं है, अगर किसी को क्लीन चिट मिलने के बावजूद भी अगर आप उसी को रगड़ते रहेंगे तो फिर तो देखिए चिट्ठे बहुत सारे लोगों के हैं जिनको क्लीन चिट मिल गई, फिर उनके लिए क्या कहेंगे हम? तो मुझे लगता है कि देखिए ये मैं उसकी आइडियोलॉजी है, वामपंथी, इसमें क्या बात है? खुलकर कहे, कोई हिडन एजेंडा तो है नहीं उसका। अरे आज बीजेपी किसको टिकट देगी, हम कैसे रोक देंगे भाई? देखिए आज कांग्रेस किसको टिकट देगी, उनका काम है। कहने वाले सुनिए, आज अगर राम माधव जी संगठन महामंत्री हैं, देखिए उसमें क्या बात, उनकी आइडियोलॉजी है, बीजेपी की आइडियोलॉजी है, तो क्या अपन उसको खारिज कर देंगे? देखिए विचारवान होना एक अलग चीज है, लेकिन विचारों के साथ साथ में यदि किसी को माहौल गंदा करते हैं तो एक बात अलग है। मैं बताता हूँ सर, मैं वही कह रहा हूँ, कन्हैया को क्लीन चिट, सर देखिए मैं कन्हैया को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन उसको क्लीन चिट मिली। हर व्यक्ति की तो आज सवाल हो चुका है, विचारवान व्यक्ति वही होगा, झूठ बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। किसी की विचारधारा होगी, कोई व्यक्ति कहे कि मैं रखना चाहिए तो बोलना चाहिए, इसमें क्या बात है? विचारवान तो विचारहीन तो केवल पशु होगा। आज मैं जर्नलिस्ट हूं, लेकिन मेरी भी एक विचार होगा, मेरी भी एक भावना हो सकती है, मेरी भी एक सोच हो सकती है। ये इसका मतलब नहीं है कि जर्नलिस्ट तो आपकी कोई विचार नहीं हो, ये विचारहीन तो केवल पशु होगा। पार्टी की तरफ से आओ, फिर सुनिए, जर्नलिस्ट सुनिए, थोड़ी आओगे। आप में विचारधारा रखते हो, नहीं कर सकते। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके। उमेंद्र जी बोलने प्लीज, आप बोलने विचारधारा से फंस जाएगा सर, ये कैसे बोलने दीजिए। वामपंथियों की आदत यह है कि बीच बीच में बोलने की। अरे वो आपकी क्या आदत है? आपको ट्रेनिंग सही है, झूठ बोलो। विषय को नहीं घुमाने। एक सेकंड, मैं भंवर सिंह जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। उमेंद्र जी अपनी देखिए, उनके अपने विचार हैं, हमने जर्नलिस्ट के नाते उनको बुलाया है, आपको सुनना चाहिए। अगर कोई बात है तो मैं आपके पास आऊंगा, आप जब कहना। फिर ऐसे हम चारों सब बोलते रहेंगे। मुझे लगता है कि जो मकसद, जिस उद्देश्य से
हमने एक मैसेज देने की कोशिश की, एक अपील कर रहे हैं कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है सभ्य समाज में। हम उलझ करके रह जाएंगे और हमारा मकसद जो हम उससे भटक जाएंगे। जी आपके पास आ रहा हूं। मैं बिल्कुल योगेंद्र जी इस बात को कहना चाहूंगा कि किसी भी विश्वविद्यालय में जहां शिक्षा का मंदिर है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शिक्षा का वातावरण होना चाहिए। और जो कई दफा कमेटियां बनी, कई आयोग भी बने, उन्होंने सबने ये सुझाव दिए कि अच्छी और गुणात्मक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मैं जेएनयू की शिक्षा में यहाँ की उसकी पे कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि जेएनयू एक हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है जिसपे हमें गर्व करना चाहिए। लेकिन साथ साथ में यदि मानिए किसी एक अच्छे प्रांगण में या अच्छे संस्थान में कुछ असामाजिक या फिर वो बात आती है कि कुछ इस प्रकार के भड़काऊ लोग आ जाते हैं तो उस सदन की या उस संस्थान की गरिमा। चलिए, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं, भड़काऊ किसी ने बात कही, कुछ भी कहे, आप अगर अभी कुछ कहें या भंवर सिंह जी कुछ कहें तो ये इजाजत है क्या किसी को भी उस सामने वाले को कहेंगे कि लेके लट्ठा इसका काम निपटाते हैं? मैं उस हिंसा की बात कर रहा हूं। रविवार को जो कुछ हुआ, उपेंद्र जी मैं बिल्कुल मैं रविवार की बात करना चाहता हूं। मेरा सिर्फ रविवार का जिक्र मैं करना चाहूंगा यहाँ पे। पहले क्या हो रहा था, पहले घटनाएं जो हो रही हैं अगर परसेंटेज में देखेंगे सर तो जेएनयू की उपलब्धियों के सामने सुनने के बराबर हैं। आप वहां की उपलब्धि, वहां के हीरोज को देखिए, आप जेएनयू को देखिए। हम केवल अखबारों में पढ़ करके या दूर से सोचने की बात नहीं है, वहां आइडियोलॉजी के अलावा भी लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे आपके जयपुर के हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वहां से पढ़ाई की है, वो किसी आइडियोलॉजी से उनका कोई मतलब नहीं है। एक वोट किसी को डालते हैं, अगली बार किसी और को डालते हैं, वो सिर्फ जेएनयू को जिया उन्होंने। आज उन लोगों की पीड़ा समझिए। 50 फोन हमारे पास में जनटी में आया जिन्होंने जेएनयू से अपनी एजुकेशन ली, और कहीं बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको कहां से कहां लेकर के चले गए। मैं आप लोगों के पास में लौटूंगा इसी इंसाफ पर चर्चा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम जेएनयू में हुई हिंसा की। हम एक बार फिर अपील करना चाहेंगे उन तमाम छात्र नेताओं से, छात्र संगठनों से कि जेएनयू की घटना बहुत दुखद है। सभ्य समाज में इसे कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता, कोई स्थान नहीं है। लेकिन प्लीज अपने भविष्य की परवाह करिए। आप अपनी आइडियोलॉजी को आप रखिए। अभिव्यक्ति की आजादी आपको संविधान ने दी है, लेकिन हिंसा की आजादी किसी को नहीं मिल सकती। आप संयम से काम ले, अपनी बात कहिए, धरने दीजिए, आप पुतले फूंकिए, लेकिन आपस में मत उलझिए। उस भविष्य की परवाह करिए जो आपके पेरेंट्स अपने ख्वाबों में सोच करके आपको कैंपस में भेज रहे हैं। मैं चलिए उपेंद्र राजपुरोहित जी के पास जाना चाहूंगा। उपेंद्र जी, घटना सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो बच्चे किसी के भी हों, राजनीति में आते हैं। छात्र राजनीति आपने भी की है, शंकर गोरा हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने भी की है, लेकिन वो आइडियोलॉजी में बाद में है। वो इस कैंपस के नौनिहाल पहले हैं, बच्चे पहले हैं, वो इस समाज के एक अंग हैं। हम सब लोग उनके एक अभिभावक की तरह हैं। अगर ये घटना होती है तो एक दूसरे पर तीर चलाने से पहले क्या वास्तव में किसी भी आइडियोलॉजी के बच्चे हो सकते हैं? उनकी सुध नहीं लेनी चाहिए। आपस में हिंदुस्तान की सियासत इस तरह से उबल पड़ी कि जैसे बिल्कुल इसी घटना का इंतजार था। बिल्कुल योगेंद्र जी, हमने भी छात्र राजनीति की है। मैंने डूंगर कॉलेज से महासचिव का चुनाव भी लड़ा है और वहां हमने कई आंदोलन भी किए हैं, यूनिवर्सिटियों के लिए हम लड़े हैं, भूख हड़तालें की है। लेकिन इस वक्त जो भारतीय राजनीति के अंदर छात्र राजनीति में विशेष रूप से जो एक आक्रामक विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और शिक्षा के लिए, शिक्षा के जो मंदिर बने हुए हैं वहां पर इस प्रकार की एक मतलब गुंडागर्दी कहें इसको, या यूं कहें कि समाज के प्रति एक दब्बे वाली जो घटना है वो घटित होना हिंदुस्तान जैसे सभ्य समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक है। शिक्षा का जो क्षेत्र है उसको तो देखिए, यहां पर मुद्दा यह है कि विरोध कर रहे थे ये फीस बढ़ाने का। मैं इनके जो भी विरोध कर रहा है, चाहे वो कोई भी दल विशेष के हैं, विरोध होना चाहिए। मैं कहता हूं शिक्षा पूर्णतया फ्री होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाइए, शिक्षा फ्री करिए और दूसरे आमूलचूल परिवर्तन करिए जिससे विद्यार्थियों के अंदर एक देश के प्रति अपनी ड्यूटी है वो डेवलप होगा। हम फ्री शिक्षा लेकर के इस देश का भविष्य बनाएंगे। हम वो सोच डेवलप करने का हमारा प्रयास होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों का एक मंच पर आकर के उन्हें इस प्रकार की पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए। उसके विपरीत वहां घटना घटित हो रही है, उसमें घटना होने के बाद में कुछ पार्टी विशेष के जो लोग हैं वो वहां जाते हैं, अपने जो भी चाहे पीड़ित हैं या जिन्होंने घटना की है
उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये बड़ा दुखदायी और दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा चिंता का विषय है। इस पर हमें मंथन करना चाहिए, वरना आने वाला समय और ही ज्यादा देश के लिए, समाज के लिए घातक होगा। दूसरी बात, मैं अभी हमारे ओमेंद्र जी का वक्तव्य सुन रहा था। बिल्कुल ओमेंद्र जी, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस प्रकार से आप एक पक्षीय जो बात कर रहे हो वो कहीं न कहीं गले उतरती हुई मुझे भी बड़ा अजीब है। आप पत्रकार हैं, आप स्पष्ट बात कहिए। आप एक साइड में जो कह रहा हूं सही है, आपने जो बात सही कही उसको मैं कब कह रहा हूं, इसका मतलब आपने मेरे शब्दों को ध्यान सुना नहीं। तो मैं कह रहा हूं वहां गुंडागर्दी हुई है, वो गुंडागर्दी जिसने भी की है उस पर कार्रवाई के लिए बोलिए आप। लेकिन आप बोलने की हिंसा को कौन उचित कराएगा? नहीं, हिंसा को कठोर कार्रवाई के लिए बोलिए। बोला हमने, नहीं बोला आपने, सबसे पहले कार्रवाई के लिए बोलिए और कार्रवाई किससे हुई है? चलो ठीक है, आप कार्रवाई होनी चाहिए। गुंडा तत्वों को कहीं भी महत्व नहीं मिलना चाहिए। कैंपस के सड़क पर भी जगह नहीं है, के मंदिर सड़क पर नहीं आना चाहिए, और सड़क पर नहीं आना चाहिए, कैंपस के अंदर। उमेंद्र जी, मैं शंकर के पास में जाना चाहूंगा। शंकर, तुम भी राजनीति से निकले हुए हो, छात्र राजनीति के, खुद ने चुनाव लड़ा है। देखिए, आइडियोलॉजिकली अलग अलग हो सकते हैं, नारेबाजी में गर्माहट मैंने बहुत देखी है, लेकिन इस तरह की घटना जिस तरह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जो गुंडे थे उनके लिए कोई अपना कार्यकर्ता नहीं बता रहा है कि हमारे कार्यकर्ता थे। सिर्फ अभी तक तो यह आरोप लग रहा है कि उनकी ओर से भेज करके करवाया गया हमला, या उन्होंने अपने, ये तो तय है कि नकाबपोश जो लोग आए निश्चित रूप से कैंपस में वो गुंडे जिनको कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि वो किसी भी विचारधारा के स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन छात्र हैं, पहले बात छात्र हैं। और आज से पहले की छात्र राजनीति को देखिए, उस वक्त की राजनीति एक अलग दौर की थी और आज की राजनीति बदल रही है। आइडियोलॉजी पहले भी थी और बड़ी सख्त आइडियोलॉजी थी जो अपने विचारों पे टिकते थे, लेकिन अगर कैंपस में किसी एक आइडियोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ अगर कुछ हुआ तो उस वक्त भूल जाते थे कि हम किस संगठन से जुड़े हुए छात्र हैं। अब क्या हो रहा है ये? देखिए योगेंद्र जी, मैं निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। हमने भी विश्वविद्यालय में जब हम छात्र राजनीति में थे तो कई मुद्दे ऐसे होते थे जिसमें एबीवीपी एनएसयूआई साथ में आके भी काम करती थी, करना भी। मगर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कम्युनिस्टों का यही फंसाना, बस्ती भी जलानी और मातम भी बनाना। आपको बताना चाहूंगा 2015 की घटना, जब सीख करके एसके कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 24 साल बाद जीतता है, तो कम्युनिस्टों को यह बात पछती नहीं है और ये रात को छात्र संघ कार्यालय में तोड़फोड़ करते हैं। और दूसरे दिन अमराराम पेमाराम जी के नेतृत्व में, अब अमराराम पेमाराम जी तो छात्र है नहीं, उनके नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन करते हैं और जाट बोर्डिंग से निकल के कलेक्ट्रेट तक आंदोलन होता है। 19 पुलिस वालों के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, एक पुलिस वाले की आंख भी फोड़ दी जाती है। आप देखिए मूल विषय कहां है। मूल विषय जहां पर भी कम्युनिस्ट है वहां ऐसी घटनाएं होती है। आज आपको मैं बताना चाहूंगा ये विषय कहां से चालू हुआ। 3 दिन पहले जो वहां की छात्र संघ की अध्यक्षा है, उन्होंने जो सर्वर रूम के आसपास भी कोई आंदोलन नहीं कर सकते उस पर कब्जा किया, उसके बाद में वहां पे तोड़फोड़ करी। 3 दिन से पूरी बात कर पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप कहना, मैं आपको ये नहीं कह रहा, बिल्कुल आप इसी पॉइंट को लेना। मैं तो सिर्फ इस हिंसक घटना को लेकर के मैं जानना चाहता हूं आपके विचार। एक बार आप बिल्कुल कहना अपनी बात, इसमें मैं नहीं रोक रहा आपको। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कैंपस में जो जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, वे आरोप लगा रहे हैं कि एबीवीपी के लोग थे, एबीवीपी कह रहे हैं खुद के लोग थे। अगर घटना जो नकाबपोश हैं, अगर उनको लग रहा था कि बिल्कुल सही जगह हम जा रहे हैं तो नकाब लगाने की आवश्यकता क्या थी? बाहर पुलिस की पीसीआर वैन, इतने लोग, सीसीटीवी कैमरे। मैं तो उस घटना के बारे में जानना चाहता हूं कि इतनी खुली छूट ऐसे गुंडों को किसने दे दी? मैं उस घटना के बारे में जानना चाह रहा हूं। आप अपनी बात जरूर कहिए, मैं तो उस घटना, पर्टिकुलर उस घटना पे मैं फोकस आपके विचार जानना चाह रहा हूं। मैं नहीं, मेरे विचार यही है कि ऐसी घटना कहीं नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले बताया आपको कि हमने संगठनों ने मिलकर कई मुद्दे ऐसे भी रहे हैं जो साथ मिलकर प्रशासन के खिलाफ हमने आंदोलन किए हैं। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि जो सर्वर रूम को तोड़ा उसके बाद में सीसीटीवी वगैरह जो सर्वर रूम से जुड़ा हुआ होता है, सब कुछ सर्वर रूम से जुड़ा हुआ होता है, तो वो सब कुछ बंद हो गए। और आप देखिए उस आंदोलन में जो वो सर्वर रूम में बैठे थे, जब भी कुछ लोग नकाबपोश बैठे थे, उसके बाद में आप देखिए अचानक से ये मारपीट की घटना होती है, आम लोगों को भड़काते हैं। उसी समय के कुछ सेलिब्रिटियां तुरंत वहां कुछ लोग आ जाते हैं उस आंदोलन के समर्थन में। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अभी यहां कोई घटना होने वाली है, उसके तुरंत बाद 10 मिनट बाद लोग पहुंच जाते हैं? और आप पुराना इतिहास उठा लीजिए इनका, कहीं पर भी देखिए आप, जब सैनिकों पर नक्सली हमला होता है तो ये दिए जलाते हैं। ऐसी घटनाएं, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से निकल के आया हूं और हमें भी बहुत पीड़ा होती है। सुनिए, आपने कहा कि सैनिकों पे हमले होते हैं तो दिए जलाते हैं। कौन सी जिसमें वामपंथियों ने दिए जलाए बता सकते हैं हम? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जलाए, कब जलाए? सुनिए, वहां पे पढ़ने वाला हर व्यक्ति
वामपंथी नहीं हो सकता, आप ये मत बोलिए। दूसरे विचारधाराओं के और बिल्कुल न्यूट्रल भी हैं। जो लोग जिन्होंने दिए जलाए होंगे या अफजल गुरु के लिए कुछ बोला या भारत तेरे टुकड़े होंगे इंसान जिन्होंने कहा, मैं उनको वो नहीं कर रहा आप, लेकिन सभी को उसमें क्यों मिला रहे हैं सर? सबको क्यों मिला रहे हैं? आप देखिए गीता जो पिछले अध्यक्ष थी उसके नेतृत्व में ये तोड़फोड़ हुई है, उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मैं नहीं कर रहा, तोड़फोड़ की बात अलग है। और किसी सैनिक के शहादत पर अगर दिए जला रहे तो मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, वामपंथियों ने फलानी जगह दिए जलाई। कहना बहुत सहज है शंकर गौरा साहब, आपकी बात विश्वविद्यालय में पूरा इतिहास ही ऐसा आप देखिए सर, मुझे तो आप बता दें वामपंथियों ने कब जलाया। आप ये मत कहिए, हवा में बात नहीं, अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो मैं आपको जानना चाहता हूं कि कहां कहा किसने देखा, आप बता सकते हैं? आप मुझे 2 दिन बाद में बता देना, आपको बैठा करके मैं टीवी के सामने अप्रिशिएट करूंगा। मैं बता दूंगा आपको, अभी बता दूंगा, जरूर बताइएगा आप मुझे। कहना देखिए बहुत सहज है और आप किसी के लिए कहा जा सकता है, और अगर सच्चाई तो बिल्कुल बताइए। आप देखिए अब जब इनके समर्थन में मुंबई में आंदोलन होता है तो उसमें गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ कि कश्मीर को लेकर के जिन्हें निंदनीय है, इसमें क्या कौन लेके देश को जाना चाह रहे हैं और उस पर डिबेट कर रहे हैं कि नहीं ये हम कश्मीर फ्री बोल रहे थे, ये इंटरनेट फ्री के लिए कह रहे हैं। अरे भैया उसमें कहां जिक्र है इंटरनेट फ्री का? तो ऐसी जो घटनाएं कर रहे हैं, बिल्कुल कश्मीर की आजादी के लिए सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने पुलिस को फोन किया। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब छात्र संघ अध्यक्ष के कैसे लगी, तो मैं कहना चाहूंगा जयपुर का मेरा साथी मनीष जांगीड़ जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद का इकाई का उपाध्यक्ष है, उसका सिर फूटा है। तो ये क्या उसने स्वयं ने फोड़ लिया? एबीपी के 13 लोगों के लगी है तो पहले वो नकाब पहन के आए, फिर खुद का सिर खुद ने फोड़ लिया। तो ये जो कम्युनिस्टों का इतिहास उठा के देखना पड़ेगा हम सब लोगों को कि जहां जहां कम्युनिस्ट रहते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में तो ऐसे झगड़े नहीं हुए और कहीं विश्वविद्यालय में तो ऐसे झगड़े नहीं हुए, जहां जहां भी ये वामपंथी दल है। आप देखिए हनुमानगढ़ में देखिए, राजस्थान में सीकर में देखिए, नागौर में देखिए, जोधपुर में देखिए, जहां जहां पर भी वामपंथी दल है वहां पर ऐसी घटनाएं होती है। रक्तपात आपके आरोप का जवाब दिलवा दो भंवर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। सीधा हमला इस बात को लेकर के है कि वामपंथी ने खुद ने साजिश रची और खुद ने करवाया। हालांकि मेरा तो एजेंडा सिर्फ यही है कि एक इस घटना से लेसन लेना चाहिए तमाम पेरेंट्स को भी, छात्रों को भी, कि इस तरह की घटनाओं से साबित क्या करना चाहते हैं। खैर, लेकिन आपको जवाब देना शंकर गौरा ने जो आप पे आरोप लगाए। मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि संडे को जो आप घटना की बात कर रहे हैं, संडे को क्या कैंपस के बाहर एक प्रदर्शन था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था। आरएसएस के इनकी एबीपी की गुंडों ने आकर के उस पर हमला किया था। गुंडे नहीं है, आप लोग सुनिए, सुनिए एक सेकंड मैंने कुछ बोला? अरे सुनिए तो सही, आप एक बार हमला एक बार सुनिए, शंकर जी सुनिए, मैं ये कहना चाहूंगा आपको भंवर सिंह जी, आप कार्यकर्ता किसी संगठन के कहिए, गुंडे वो है जो नकाब पोस वही बोल रहा हूं, स्टूडेंट नहीं थे, उनको कुछ लोग एक संगठन के द्वारा उनको बुलाया गया था, अरे तो हमारे जानती है, अरे आपको समझ नहीं आ रहा क्या? चलो चुका है, जगह से खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए ऐसे करोगे देश पूरा खिलाफ होगा, देश में आप जिस तरह से हिंसा कर रहे हो देश में। जी सुनिए मेरी बात, अब बोलने दीजिए एक बात, जरा मैं पूछ लूं इनसे, आपको बोलना है तो और मैं 10 मिनट दे दूं। संडे को आप देखिए पुलिस गेट के ऊपर कैंपस में जो कैंपस पे हमला हुआ, गुंडे थे, वही कह रहा हूं, लेकिन जो गुंडे अंदर गए संगठन का नाम, उसमें ज्यादा विद्यार्थी नहीं थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसमें ज्यादा विद्यार्थी नहीं थे, वो बाहरी लोग थे। और अभी आपने देखा हिंदू रक्षा दल ने उसकी जिम्मेदारी भी ली है कि हम ऐसे हमले करेंगे, उन्होंने वीडियो जारी किया है, पुलिस को करना चाहिए कार्रवाई। ये लोग पुलिस उसमें संज्ञान लिया, हम यही कह रहे हैं, आज पूरी सभी यही मांग कर रहे हैं कि जो जांच होनी चाहिए पूरी विस्तार के साथ, जिस तरह से हमला हुआ बाहरी लोगों ने किया है, उसमें ज्यादातर बाहरी लोग हैं, स्टूडेंट कम है। और आप सोचो प्रोफेसर को मारा है, केवल विद्यार्थियों को नहीं मारा है, वहां के पढ़ाने वाले सीनियर प्रोफेसरों को मारा है। अब ये कह रहे हैं कि साहब वहां नेता पहुंच गए, अरे 2 घंटे तक तांडव हो रहा है, मोबाइल से 1 मिनट में पूरी दुनिया को मालूम होता है कि कहां पर क्या घटना हो रही है। पुलिस को 2 घंटे तक मालूम नहीं चल रहा है कि कैंपस में लोग मारे जा रहे हैं। फोन करने के बाद वो आ नहीं रहे, 7:45 बजे वीसी उनको फोन करता है कि आप
आप आ जाइए अंदर, अब गुंडे जा चुके हैं, वो वीसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 1.5 घंटे तक जब आतंक हो रहा था वहां पर गुंडे गुंडागर्दी कर रहे थे। कम्युनिस्ट घुस गए। सुनिए प्लीज, देखिए आप बीच में नहीं बोलेंगे, इनको मैंने बिल्कुल चुप रखा था। अगर इस बहस को आप लोग इस तरह से हाईजैक करना चाहते हैं मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। जब 2 घंटे तक हमला हो रहा है और आज दिल्ली जैसी राजधानी में पुलिस अगर नहीं पहुंचती है तो देश में आतंकवादी हमले होंगे तो क्या करेगी दिल्ली पुलिस? आज इससे साफ जाहिर होता है कि देश के रक्षा मंत्री के अधीन जो पुलिस है या तो फेल हो चुकी है या ये देखिए ना, गृह मंत्री के अधीन जो पुलिस है वो या तो फेल हो गई पुलिस पूरी तरह। कार्रवाई होनी चाहिए पूरे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने 2 घंटे तक संज्ञान में लिया और गेट पे खड़े होकर गुंडों को एंट्री कराई। उसके बाद हमला होता है, 8:45 बजे पुलिस अधिकारी कह रहा है, एक तरफ लिखा हुआ 4:45 बजे सूचना मिल गई, दूसरी तरफ वहां का पीआरओ बोल रहा पुलिस का कि हमें 8:45 बजे वीसी फोन कर रहे हैं। उसके बाद हम गए, कौन सी घटना को सही माने कि आपको 4:45 बजे सूचना मिली? उसके बाद पुलिस कर क्या रही थी? पुलिस ने पूरा तांडव करवाया। उसके बाद में एक बहाना बनाया कि जामिया में पुलिस घुस गई थी इसलिए हम नहीं घुस सकते। अरे आपके सामने आतंकवादी आ गए, अगर वो अगर वो ब्लास्ट कर रहे तो आप खड़े रहेंगे परमिशन लेने के लिए? गुंडे बाहर से आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं तो आप खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे? ये सब पता चलता है कि गहरी साजिश है और वो गहरी साजिश उजागर हुई है कि आपके सामने हिंदू रक्षा दल ने उसकी जिम्मेदारी ले ली। और वो किसका संगठन है? आरएसएस का संगठन है। और जहां तक हिंदू रक्षा दल की हिंदू पे आ रहे हो क्या? दल हिंदू रक्षा दल आरएसएस का विंग है, आरएसएस का विंग है, आरएसएस का विंग है। और ये जहां तक सीकर जी बोल रहे हैं, इन्होंने हमारे अध्यक्ष के ऊपर हमला किया जो चुनाव में आए थे, तब उसके बाद में चुनाव लड़ रहा था उस पर हमला किया, उसके बाद विद्यार्थियों का विरोध हुआ, कार्रवाई हुई। इसमें तो पुलिस ने कार्रवाई कर दी। खैर चलिए, अब गड़े मुर्दे उठाने से कोई फायदा नहीं। मैं सिर्फ केवल और केवल बात करना चाह रहा हूं, शिक्षा का जेएनयू में जाना चाह रहा हूं, करना चाहते हैं, मेरी व्यक्तिगत शिक्षा को लेकर गरीब आदमी से छीनना चाहते हैं। मुख्य उद्देश्य यहां पर ये आज मैंने आपको बताया कि अशोका यूनिवर्सिटी है दिल्ली से 30 किलोमीटर जो गुड़गांव में पड़ती है। 21 लाख रुपए फीस है चलिए मैं एक बात जानना चाहता हूं, कोई बात नहीं, क्यों आपको दबाव देना चाहिए वहां पे कि फीस कम करनी पड़ेगी? किस बात का? अरे आप तो यही तो समर्थक हो, तभी तो आप पूंजीवाद के समर्थक हो। आप गरीब को शिक्षा नहीं देना चाहते, आप स्वास्थ्य नहीं देना का विषय ऐसी बात की है। शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, ये बहुत बड़ा एक बहस का विषय, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। इसमें आप भी समर्थक हैं, मैं भी हूं, सब लोग हैं, कोई नहीं है ना बीजेपी? ये भी है, पहले बात आप अपने योजना हमने बनाई है, कहाँ लागू की है? शिक्षा को कहाँ की लागू राजस्थान में? आप सुनिए, ऐसे हमने बनाई है। आप तो पूंजीपतियों के दलाल हो, वापस जेएनयू पर चलते हैं। मैं उमेंद्र जी आपके पास जाना चाहूंगा, दाएं बाएं नहीं, मेरे सवाल का आप सीधा जवाब देना। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि दिल्ली जैसी जगह जहां लोग ये मान के चलते हैं कि अन्य राज्यों और अन्य शहरों से ज्यादा पुलिस की मुस्तैदी, सीसीटीवी कैमरे, आईटी, ये ज्यादा मुझे लगता है कि काफी आगे की स्थिति में होगी, काफी फास्ट होगी और उम्मीद भी की जानी चाहिए। लेकिन वास्तव में इस घटना को लेकर ये मीडिया रिपोर्ट छोड़िए, आप वामपंथियों को, एबीपी को, आरएसएस को, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। मैं आपसे एक जर्नलिस्ट के नाते जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में पुलिस की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पे? अगर सरेआम इस तरह से हाहाकार मच रहा है, ये तो है नहीं कि कोई चिड़ियों की आवाज थी, मारने पीटने चीखने की आवाजें, गाड़ियों में वहां से स्टिक ले लेकर के अंदर घुस रहे हैं, पुलिस का क्या रोल कहें इसमें? देखिए योगेन जी, जब इस मामले की जांच होगी तो जांच में कई विषय आएंगे। सर मेरा एक जो सिंपल सवाल है, मैं नहीं आप उस ओर नहीं जा रहे हैं, मेरी बात सुनिए। नहीं सुनिए, सवाल को सुन लीजिए आप अच्छे से। अगर कैंपस में घुस रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, उनके सर्वर रूम केवल जेएनयू में नहीं है, तमाम यूनिवर्सिटीज और उनके गेट के सर्वर हम दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में भी जुड़े हुए हैं। इतना अंदाजा नहीं लग सका कि पुलिस वहां पे, दिल्ली पुलिस इतनी खामोश होकर बैठी रही? 1 घंटे और 10 मिनट का मामला नहीं है ये, पूरे 3 घंटे तक वहां पर जिस तरह का तांडव चला है, वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन चुटकी भर आइडियोलॉजी के बच्चे होंगे वहां पे, लेकिन एक बल्क में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका किसी से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपनी स्टडी करने के लिए जाते हैं। उन लोगों के भय की चिंता है किसी को? पुलिस क्या कर रही थी? जांच का, इससे क्या जांच का विषय होता है? उन पेरेंट्स का जवाब को देने लायक है भी?
अब मुझे आप बोलने देंगे? हाँ बोलिए आप। देखिए योगेंद्र जी, मैं कोई पुलिस का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, मैं कोई जर्नलिस्ट के नाते जानना चाहता हूँ क्या दिल्ली पुलिस कर रही है। के नाते मैं ये बताना चाहूंगा, ये कहना चाहूंगा आपको कि देखिए सब चीजें क्या कि जब मामला हो गया जांच में आएगी सब चीजें कि क्या था, क्यों लेट हुई, क्या कारण हुई, ये तो पुलिस के प्रवक्ता लोग बताएंगे। लेकिन बात यह कि जो घटना हुई है गलत हुई है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। एक विश्वविद्यालय को नक्सलियों का कैंप नहीं बनने देना चाहिए, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब ये पुलिस क्यों नहीं, फिर आप नक्सली बोल रहे हो? आप कौन हो? आप कौन हो? नक्सली? वहां नक्सली है, वहां राइटिस में पढ़ते हैं, एबीपी में पढ़ता है, आम आदमी पढ़ता है। शर्म आनी चाहिए पत्रकार को। अरे डूब मरना चाहिए पत्रकार को, डूब मरना चाहिए आपको। नक्सली है वहां पे लोग, आप नक्सली बता रहे हो। क्या बकवास करते रहते हैं, उनको शर्म ही नहीं है। पत्रकार है ये, नक्सली बता रहे हो। हिंदुओं से बच्चे पैदा कर रहे हो, वो नक्सली है। शर्म करो, आपको शर्म नहीं आती है बोलते हुए। वो नक्सली है बच्चे, बिल्कुल शर्म करो, शर्म। दलालों से, अमेरिकन दलाल कह के नक्सली ऐसे पत्रकार है क्या ये? बदनाम कर रहे हैं। अच्छे कार्य करते हैं, भाषा चलिए आपके नक्सली बच्चों को बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। भाषा हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, इनके भाई भी पढ़ते हैं, एबीपी भी पढ़ते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, सुनिए वो नक्सली है। एक बात बताइए, अगर सुनिए, अगर गवर्नमेंट के पास में रिपोर्ट है अगर वहाँ नक्सली पनप रहे हैं तो गवर्नमेंट क्यों खामोश होकर बैठी है? इनके भाई पढ़ते बड़े भाई, ये भी नक्सली है। आपके विदेश मंत्री नक्सली है, आपका रक्षा मंत्री नक्सली है, वो जेल में पढ़ रहे थे, वो नक्सली है। शर्म करो, विदेश मंत्री नक्सली है, आपका वित्त मंत्री नक्सली है। आपकी जैसी भाषा आप नहीं बोल रहे हो, वित्त मंत्री नक्सली है, विदेश मंत्री नक्सली है। चले उमेंद्र जी आपके पास आना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं फिलहाल कि वहां कैंपस के पास में पुलिस वैन, पुलिस के पास इतने संसाधन, पुलिस की भूमिका पे भी कोई सवाल उठेंगे कि आपस में चलते रहेंगे सब कुछ? बिल्कुल योगेंद्र जी, पुलिस की भूमिका निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी की होनी चाहिए थी, और वहां कहाँ कोताही बरती गई। वो कोताही मैं अभी बता दूं, यहाँ बीजेपी के पत्रकार प्रवक्ता उमेंद्र जी, आप पे प्रवक्ता मत कहिए, देखिए साहब जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट के नाते और आप एक विश्लेषक के रूप में कांग्रेस विचारक है सर, कांग्रेस विचारक बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन रहा था ना, तो आप सुनने की शक्ति आप मुझे इंगित करेंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप सुनिए बात को। तो यहाँ हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं और यहाँ पर कम्युनिस्ट के पार्टी के जो पदाधिकारी है भंवर सिंह जी, वो भी बैठे हैं। भंवर सिंह जी उनको गुंडे बता रहे हैं और ये इनको नक्सली बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा स्वार्थ की बात करती है, संवेदनशीलता की बात करती है। कांग्रेस ने कभी अपने अग्रिम संगठन के छात्रों को और न अग्रिम संगठन के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को हिंसा की। सर मैं दिल्ली पुलिस से जाना चाह रहा हूं, मैं दिल्ली पुलिस से बात कर रहा हूं, कभी हिंसा मत जाइए, कभी हिंसा अहमदाबाद में विश्वविद्यालय में अभी मैंने देखा आपको, कांग्रेस का कार्यकर्ता तो कितना शांति सुन रहा है और आप ये गुंडे और नक्सलियों की भाषा का उपयोग करके अपने विचार बता रहे हैं। कांग्रेस के गुंडे और नक्सली, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गुंडे और नक्सली है, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं भारत के नौजवानों को, क्या समझा रहे हैं उनको, क्या सिखा रहे हैं आप? अरे शर्म कीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, आप कम से कम यहाँ एक पूरा देश आपको देख रहा है, राजस्थान आपको देख रहा है, शब्दों का इस्तेमाल तो ढंग से कीजिए। क्या कोई नक्सली बोल रहा है, कोई गुंडे बोल रहा है? कांग्रेस की परिपाटी हमेशा एक स्वच्छ राजनीति की रही है, चाहे वो छात्रों के बीच में रही है, चाहे समाज के बीच में रही है। आज भी कांग्रेस अपनी विचारधारा के ऊपर तटस्थ है, अड़िग है कि हम शब्दों का भी पूरा गंभीरता से उपयोग करेंगे, व्यवहार में भी गंभीरता लाएंगे, चाहे वो देश का विकास हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसी मुद्दे पर हो। वक्त आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, मैं आपको बता दूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े दल के रूप में आने वाले समय में आपको भारतीय जनता पार्टी वो सरकार आपकी जारी है। सुनिए तय करेंगे, पूरी बात सुनिए। लेकिन मैं कम्युनिस्ट पुलिस के भूमिका में बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं उसी पे। कम्युनिस्ट अपने व्यवहार से खत्म हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में जा चुकी है। दिल्ली के अंदर रिजल्ट आने वाला है। दिल्ली पुलिस, मैं उसी पे आ रहा हूं, अगर आज दिल्ली पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती
तो निश्चित तौर पर तुरंत कार्रवाई होती और अपराधी आज 24 घंटे के अंदर शिकंजों के पीछे होते। दुर्भाग्य हमारे देश का और हमारा कि दिल्ली पुलिस पर नियंत्रण राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का है। और यहाँ निश्चित तौर पर यहाँ मिलीभगत हमारे समय में था तो हमने ऐसी घटना कभी नहीं होने दी, कभी भी उसको प्रोत्साहित नहीं किया, पुलिस को उस एजेंडे के अंदर शामिल नहीं किया। पुलिस स्वतंत्र थी, आप उसको पूरा कंट्रोल करके ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ये देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। चलिए मैं शंकर, मेरा लास्ट सवाल आपसे है। मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप बीजेपी के प्रवक्ता के नाते छात्र राजनीति से आप आए हुए हैं, मुझे एक बात बताइए कि एबीवीपी या बीजेपी दिल्ली पुलिस के रक्षा कवच बन के क्यों खड़ा हुआ है? देखिए, कोई रक्षा कवच बन के नहीं खड़ा। पुलिस को जब बुलाया, जब पुलिस गई थी वहां पे, दूसरी तरफ आप देखिए अभी 15 दिन पहले जब जामिया विश्वविद्यालय में घटना हुई तो वही योगेंद्र यादव अपने ब्लॉग में लिख रहे थे कि भैया जामिया विश्वविद्यालय में दिल्ली पुलिस ने जाके छात्रों को मारा ना। उसके बाद विषय अलग है वो, इस विषय में अलग है वो। जब कुलपति जी ने उनको फोन किया, पुलिस को, विद्यार्थी परिषद के लोगों ने फोन किया पुलिस को, तो पुलिस वहां पहुंची है और कार्रवाई हो रही है। देश के गृह मंत्री 3 घंटे बाद नहीं पहुंची, 3 घंटे बाद नहीं पहुंची। मालूम है आपको पूरा इसका? मेरे को पता है पूरा, नहीं मालूम, पढ़ के आया, मालूम नहीं है। देश के गृह मंत्री वहां के डीजीपी से बात करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और दूसरी तरफ जो विश्वविद्यालय में ये हो रहा है उसकी घटनाओं को भी हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। चले मैं बात चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा कि जो भी चले मैं रोकना चाहूंगा, समय नहीं है मेरे पास, मैं रोकना चाहूंगा। कुल मिलाकर के ऐसी हिंसक घटनाओं का कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र में। और जो लोग आइडियोलॉजी सिर्फ यही समझते हैं कि हिंसा की घटनाएं, मुझे लगता है उनका भ्रम है। हिंदुस्तान शांति प्रिय है, शांति चाहता है। आज नहीं तो कल ऐसे हिंसक वारदातों का खामोशी और शांति से भी जवाब दिया जा सकता है, जो जनता जरूर देगी। और ये अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, बिल्कुल आप बात करिए प्लेटफॉर्म में, लेकिन इस तरह की हिंसक घटनाओं को कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। और दिल्ली पुलिस विश्वविद्यालय हड़ताल करके इसका जवाब देना, दिल्ली पुलिस को भी 180 विश्वविद्यालय देंगे कल जवाब। दिल्ली पुलिस को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो देश में 20-15 नहीं 180 दे रहे, कल दे रहे हड़ताल बनाने चाहिए और दूध का पानी जरूर चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, इतना ही दीजिए इजाजत, नमस्कार। सारे मिलकर देंगे कल 30 में। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।